everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. किसी भी हेल्थ इश्यूज में आफ्टर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिमिलरली एडवांस्ड इक्विपमेंट भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन अर्लियर टाइम्स किसी भी सर्जिकल प्रोसेस को ओपन सर्जिकल मेथड के थ्रू किया जाता था, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो कोई भी सर्जिकल प्रोसेस जिसको कि अब नॉन इन्वेजिव या फिर मिनिमल इन्वेजिव प्रोसेस के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं. किसी भी तरह के प्रोसेस को जिसको कि कैथ लैब में किया जाता है, यानी कि वो एंजियोप्लास्टी हो सकती है, एंजियोग्राफी हो सकती है, हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, स्टंटिंग हो सकती है, देयर इज एन नंबर ऑफ लिस्ट जिनको कैथ लैब में ट्रीट किया जाता है. व्हाट इज कैथ लैब? टुडे आई एम इन कैथ लैब. कैथ लैब के बारे में हमने सुना तो है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसको समझने के लिए हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं सीएमडी एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसएस बंसल से. डॉक्टर बंसल, आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी आज कैथ लैब के बारे में. एज ए व्यूअर भी और एज ए पेशेंट भी कैथ लैब की इंपॉर्टेंस को कैसे समझ सकते हैं हम? हाँ शिखा, कैथ लैब बेसिकली इसको हम कहते हैं कैथेटराइजेशन एंड लेबोरेटरी. इट्स ए टाइप ऑफ मशीन जिसके अंदर नॉन सर्जिकल मेथड जितने हैं, कैथेटर बेस्ड जितने मेथड हैं हार्ट की बीमारियों को डायग्नोस करने के और उनका इलाज करने के जितनी चीज़ें हैं उन सबको हम कैथ लैब में ही कर पाते हैं. कैथ लैब ऐसी मशीन है जो हमें इमेजेस देती है. यानी कि अगर हमारी कैथेटर हार्ट के अंदर जा रही है, जो जिस रूट से जा रही है वो सारा रूट इमेज होता है, वो दिखाई देता है और वो उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है. और उसी तरह से इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको करनी है, मान लो हार्ट का होल बंद करना है, तो आपकी पोजीशन रियल टाइम इमेज मिलता है आपको कैथ लैब में और आप उसको होल को एग्जैक्टली देख के बंद कर सकते हो. उसी तरह से हार्ट की एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, वो सारा कुछ आप प्रिसाइजली रियल टाइम में आप कैथ लैब में कर सकते हैं. तो बेसिकली ये एक नॉन सर्जिकल, जितनी पहले तो बहुत सर्जरीज, हर चीज़ के लिए सर्जरी करनी पड़ती थी. अब कैथ लैब ने इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज मिलती है, इतनी अच्छी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और रियल टाइम में आपको ऐसी पिक्चर्स और इमेजेस मिलती हैं कि आप हार्ट के बहुत सारे प्रोसीजर्स जिनमें पहले सर्जरी हुआ करती थी वो कैथ लैब की मदद से आजकल आप कर सकते हैं. ओके डॉक्टर बंसल, मैं चाहूँगी कि आप कैथ लैब मशीन के बारे में भी बताएं और हमारे व्यूअर्स को दिखाएं भी कैसे हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझें. जी. कैथ लैब एक प्रकार की मशीन है, कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी, जिसके 3 कंपोनेंट हैं मेजर. ये कैथ लैब टेबल है और ये टेबल मूवेबल होता है. जो पेशेंट का पार्ट जिसकी हमने पिक्चर्स लेनी है, इमेजेस लेने हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो उस पार्ट को हमें ये एक्सरे बीम, ये बेसिकली ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब है इसके अंदर, जिसमें से एक्सरेज रेडिएशन निकलती है. वो पेशेंट का जो पार्ट आपने इमेज करना है वो पार्ट यहाँ आना चाहिए. तो ये टेबल मूवेबल है तो एडजस्ट हो जाता है. तो वो पार्ट यहाँ लाया जाता है इसके सामने और उसके बाद यहाँ से जो बीम निकलता है रेडिएशन का, वो बर्स्ट निकलता है एक्सरेज का, वो पेशेंट की बॉडी में से निकल के ये कैमरे में चला जाता है. ये बेसिकली एक कैमरा है, डिटेक्टर कैमरा. ये उससे इमेज क्रिएट करता है. फिर वो इमेज
जो है वो हमारी पेशेंट की इस स्क्रीन पे सामने आ जाती है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि डाई इंजेक्ट करते हैं कंट्रास्ट मीडियम जो रेडियो ओपेक होता है। तो जब वो एक्सरे बीम निकलता है तो जिन नसों में से वो रेडियो ओपेक मटेरियल बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, वो नसें जो हैं क्योंकि ये रेडियो ओपेक होता है तो एक्सरे बीम उसमें से पास नहीं हो पाता। तो वो एक ट्यूब्स की तरह से इस तरह की इमेज क्रिएट हो जाती है जिससे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग की ज़रूरत है या बाईपास की ज़रूरत है। तो सारे ब्लॉकेज इसमें से दिखाई दे जाते हैं। डॉक्टर बंसल, कैथ लैब में और कौन कौन से मटेरियल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और यूज़ किए जाते हैं वो भी देखना चाहूँगी। जी जी, सतीश रोटाब्लेटर मशीन एक बार आगे ले आओ। कैथ लैब में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कैथ लैब मशीन के अलावा भी हमें इस कैथ लैब रूम में बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं एमरजेंसी पर्पस के लिए। और कई ऐसी चीज़ें, मान लो कि कैथ लैब में हमें इस तरह का मटेरियल रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक रोटाब्लेटर ये है, इसका पर्पस होता है अगर आपकी आर्टरी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है और उस कैल्शियम की वजह से वहाँ पे ब्लॉक है और उसमें हार्ड कैल्शियम है तो आपकी वायर के ऊपर से बैलून वहाँ क्रॉस नहीं कर पाता। क्योंकि वो कैल्शियम की वजह से बैलून भी अटकता है वहाँ पे और स्टेंट भी अटकता है। तो उस कैल्शियम को हमें तोड़ना पड़ता है। वो कैल्शियम इस मशीन में हम कनेक्ट करके, एक रोटा बर होता है जिसमें एक ओलिव शेप का छोटा सा आगे एक बर होता है, बर उसको बर कहते हैं। उसके ऊपर आगे डायमंड के चिप्स लगे होते हैं। वो जो है 1,50,000 से लेके 1,80,000 तक की रेवोल्यूशंस करता है पर सेकंड। ये मशीन उसको रोटेट करती है। तो उसका फुट पेडल है नीचे, वो उसको हम पैर से दबाते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाता है। तो जो रोटाब्लेटर में जो बर है वो जब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में उस पर सेकंड रोटेट करता है तो वो सारा कैल्शियम जो है उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम ब्लॉक के पास जाके उसको ऑन कर देते हैं, घुमाना शुरू कर देते हैं और वो एक किस्म से ड्रिलिंग मशीन की तरह ड्रिल करते हुए कैल्शियम को तोड़ते हुए आगे चला जाता है। तो एक किस्म से पैसेज क्लियर हो जाता है फॉर बैलून एंड स्टेंट्स। तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं बिना रोटाब्लेटर के जिनको आप क्रॉस ही नहीं कर सकते या खोल ही नहीं सकते जिस ब्लॉक को, उसको कैल्शियम की वजह से ये मशीन बड़ी मदद करती है उसको खोलने में। तो कई बार हम फंस जाते हैं केस में जिसमें कैल्शियम की वजह से अगर हम फंसते हैं तो ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होती है कि हम उस ब्लॉक को इसकी मदद से खोल लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास IABP होता है। आप IABP एक बार लेके आइएगा। ये है हमारी IABP मशीन जिसको हम इंट्रायोटिक बलून पंप भी कहते हैं। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो हार्ट की जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो ब्लड प्रेशर को रेज करता है ये, और दूसरा हार्ट को रेस्ट देता है। तो इसका बैलून होता है इतना लंबा, वो बैलून जो है जो करीब 35 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और उसके अंदर हीलियम गैस से वो इन्फ्लेट हो जाता है एओर्टा में, यहाँ से यहाँ तक उसको रखा जाता है। और वो बैलून जो है वो पंप करता है ब्लड को और उस हार्ट की जो नसों में जो ब्लॉकेज होती है वहाँ से वो ब्लड को पुश करता है अक्रॉस द ब्लॉक। तो एक इसका काम ये होता है कि ब्लड को पुश करे अक्रॉस द ब्लॉक, दूसरा है ब्लड प्रेशर को रेज करे और लीकेज जो माइट्रल वाल्व की सीवियर लीकेज है उसको फिर ये कम करता है। बिकॉज इससे हम कहते हैं कि जब ये हार्ट बीट करता है तब वो बैलून डिफ्लेट कर जाता है तो उससे रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, तो हार्ट आराम से उसको ब्लड को अपने पंप कर लेता है। जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता, रिलैक्स कर रहा होता है, तब ये बैलून इन्फ्लेट हो जाता है। तो जो हार्ट की नसें हैं कोरोनरीज जिनको कहते हैं, तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि उधर से बैलून इन्फ्लेटेड है तो वो रास्ता उधर रुका हुआ है, तो उधर से बीच वाले हिस्से का प्रेशर बढ़ जाता है जिससे कि ब्लड फ्लो जो कोरोनरीज में या हार्ट की नसों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो उससे क्या है कि कई बार पेशेंट जो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं उनको स्टेबलाइज करने में मदद करता है ये मशीन। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं डिफिब्रिलेटर को एमरजेंसी के लिए। जो आप डिफिब्रिलेटर लेके आइएगा। डिफिब्रिलेटर जो मशीन है वो ऐसी है जब पेशेंट की धड़कन बिगड़ जाती है, हार्ट हमारा हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से चलता है,
जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एकदम केओटिक हो जाती है, बहुत तेजी से दिल धड़कने लगता है और उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिससे हार्ट प्रैक्टिकली बंद हो जाता है, हार्ट शिवर करता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो ये मशीन है डिफिब्रिलेटर, जिसके अंदर 2 पैडल्स होते हैं। इसके जो पैडल्स हैं वो पेशेंट के एक पैडल उसकी चेस्ट पे रखा जाता है बेसिकली सेंटर में, और एक चेस्ट की साइड में रखा जाता है। तो जो ये इस पे पिक्चर भी बनी हुई है, पैडल को कहाँ पे रखना है, एक पैडल को यहाँ रखा जाता है और एक पैडल को यहाँ रखा जाता है। और इससे हम बटन दबा देते हैं, इससे तो शॉक हार्ट को देते हैं, जिससे हार्ट का जो करंट जो खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से हार्ट काम करना बंद कर देता है, उस करंट को ये नॉर्मलाइज कर देता है बाय गिविंग ए डीसी शॉक। ये मशीन ही पेशेंट को बचा सकती है और इसको इसलिए कैथ लैब में इसका होना अनिवार्य है, जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारी कैथ लैब में बाकी इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं। इन्फ्यूजन पंप से हम हर दवाई जो कैथ लैब में यूज होती है, इमरजेंसी ड्रग्स, वो सारी ड्रग्स जो हैं बिल्कुल प्रिसाइज डोज में जानी चाहिए। सिरिंज पंप जो है उससे आप बिल्कुल एक मिलीमीटर, माइक्रोलीटर सारा बिल्कुल प्रिसाइजली पेशेंट को दे पाते हैं। तो सिरिंज पंप होता है। उसके अलावा एक इमरजेंसी ट्रॉली होती है जिसमें सारी इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं। पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो कैसे बढ़ाना है, कौन सी दवाई देनी है, बहुत हाई हो जाए तो कौन सी दवा देनी है, धड़कन बहुत तेज हो जाए तो कौन सी दवा देनी है, पेशेंट रेस्टलेस है तो सीडेट करने के लिए कौन सी दवा देनी है। तो हमारे पास बहुत सारी इमरजेंसी ट्रॉली के अंदर सारी वो इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग्स रखी जाती हैं। फिर अगर पेशेंट का हार्ट के अंदर करंट बनना ही बंद हो जाए, जो करंट का पाथवे ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से हार्ट स्टॉप ही हो जाए बिल्कुल, तो उसके लिए टेम्परेरी पेसमेकर हमारा होता है। ये टेम्परेरी पेसमेकर जो है हार्ट को करंट देता है। एक वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, हार्ट में एक वायर डालते हैं, फिर टेम्परेरी पेसमेकर वायर, और उस वायर को इससे कनेक्ट कर देते हैं। फिर ये बैटरी ऑपरेटेड है और ये फिर हार्ट को करंट देता रहता है जितना आप देना चाहो। अगर 1 मिनट में 70 टाइम्स देंगे तो 70 टाइम्स हार्ट बीट करेगा। इसमें कंट्रोल है, आप चाहे 30 से लेके 150 तक आप जो भी हार्ट रेट रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो और जितना करंट देना चाहें वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक लाइफ सेविंग डिवाइस है कैथ लैब के अंदर। उसके अलावा कैथ लैब के अंदर हम मॉनिटर यूज करते हैं। बेसिकली ये मॉनिटर है। इस मॉनिटर का काम है अगर 3 वाइटल पैरामीटर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर करना और डिस्प्ले करना। जैसे ईसीजी कंटिन्यूसली इसमें आती रहती पेशेंट की, जो पेशेंट का प्रोसीजर कर रहे हैं उसके ईसीजी के चेंजेस लाइव आपको दिखने को मिलेंगे। दूसरा, आपको ब्लड प्रेशर रियल टाइम में वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मिलेगा, कंटिन्यूस डिस्प्ले उसका। यानी कि पेशेंट का अगर 1 सेकंड के लिए भी ब्लड प्रेशर गिरा है तो आपको पता लग जाएगा। अगर उसका कितनी देर तक कितना ब्लड प्रेशर रहा वो सारा इसमें रिकॉर्ड भी होता है और इसमें डिस्प्ले भी होता है इन रियल टाइम। तो आप प्रोसीजर के दौरान जैसे ही बीपी कम होता है तो आपको चेक करना पड़ता है कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद द पेशेंट। तो ब्लड प्रेशर इज वेरी वाइटल, वो इसमें मॉनिटर होता है। तीसरा, ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का, वो इसमें मॉनिटर होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो गया है तो सारे अलर्ट हो जाते हैं। ओवर सीडेट हो गया तो ऑक्सीजन कम हो सकती है। अगर पेशेंट के लंग्स में कंजेशन ज़्यादा हो जाए, सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो ऑक्सीजन कम हो सकती है। फिर हम इसलिए वेंटिलेटर तक हम कैथ लैब में रखते हैं। कैथ लैब में ये सारा सामान हम इसलिए रखते हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी क्रिएट हो जाए तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर द ट्रेन्ड मैन पावर इज़ देयर, द एंटायर इक्विपमेंट, इमरजेंसी इक्विपमेंट इज़ देयर, so that we can save the patient in while doing their angioplasty, particularly in patients who come with massive heart attacks. In such patients who come with massive heart attacks or heart failure, these equipments are extremely helpful. डेफिनेटली। इसके अलावा शिखा, हमारे पास ना बहुत सारा सामान हमें रखना पड़ता है, रेडिली अवेलेबल रखना पड़ता है कैथ लैब में। जैसे कि बहुत सारी तरह के स्टेंट्स रखने पड़ते हैं। ड्रग, हालांकि आजकल ड्रग कोटेड स्टेंट यूज होते हैं 100%, फिर भी ड्रग कोटेड स्टेंट्स में भी हर पेशेंट का ब्लॉक अलग तरह का होता है, उसकी नस का साइज अलग तरह का होता है। तो हमें बहुत तरह के साइज रखने पड़ते हैं, क्योंकि साइज में फिर लेंथ ऑफ द स्टेंट एंड डायमीटर ऑफ द स्टेंट, ये दोनों ही बड़े वेरिएबल हो रहते हैं। तो हमें सैकड़ों स्टेंट रखने पड़ते हैं अपनी अलमारियों में।
ताकि जो पेशेंट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट साइज है, ताकि ना तो हम छोटा लगाएं वहां पे, ना कोई लंबा लगाएं। तो जितना ब्लॉक है उसकी एग्जैक्ट लेंथ का, एग्जैक्ट डायमीटर का स्टेंट हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। जैसे वो कई तरह के ब्लॉक होते हैं, कई ब्लॉक बड़े हार्ड होते हैं, उनमें आपको रेडियल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, वो स्टेंट चाहिए। जो कई आर्टरीज टॉर्चुअस होती हैं उनमें आपको फ्लेक्सिबल स्टेंट चाहिए। उसी तरह से 1 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक के बैलून रखते हैं। जो बैलून हैं वो दो तरह से यूज होते हैं, या तो ब्लॉक को पहले शुरू में प्रिपेयर करना होता है बेड को, ताकि स्टेंट जा सके। फिर स्टेंट अगर कई बार अच्छे से नहीं खुलता तो फिर बड़ा बैलून ले जाके स्टेंट को और अच्छे से खोला जाता है। तो हमें बहुत सारे साइज के बैलून चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी तरह की वायर्स आती हैं, जो हार्ड वायर्स आती हैं, सॉफ्ट वायर्स आती हैं, जो और फ्लेक्सिबल वायर्स आती हैं। तो पियर्सिंग पावर जिसकी ज़्यादा है वो वायर्स आती हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, बहुत तरह की वायर्स आती हैं, एंजियोप्लास्टी की वायर्स। तो वो हमें रखनी पड़ती हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वायर यूज होती है। एंजियोग्राफी करने के बाद कोई भी सिचुएशन निकले पेशेंट की ब्लॉकेज की, तो उसको हम हैंडल कर पाएँ। फिर सपोर्ट कैथेटर्स होते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स आर रिक्वायर्ड वाइल डूइंग ए प्रोसीजर। अगर उस समय आपके पास वो सामान नहीं है जब आप प्रोसीजर कर रहे हो, तो आपको फिर पेशेंट का पंचर किया हुआ है ऑलरेडी कैथेटर, सारा कुछ अंदर है, फिर आप उस एक चीज की वजह से आप प्रोसीजर छोड़ना पड़ जाए और फिर दोबारा प्लान करना पड़े। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जब पेशेंट टेबल पे है तो उसका सारा काम कंप्लीट करा जाए। डॉक्टर साहब, प्रोसीजर कौन कौन से ऐसे हैं जो कैथ लैब में किए जाते हैं, उनके नाम भी जानना चाहूँगी। जी जी शिखा, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो नॉन सर्जिकली आजकल किए जा सकते हैं। जी। सबसे पहले तो आप ये देखो कि हार्ट की जितनी आर्टरीज हैं उन आर्टरीज की स्टडी जो है, जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं, जी। तो वो आप सारी तरह की बॉडी की एंजियोग्राफी कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेन की है, चाहे वो चेस्ट की, मान लो किसी की चेस्ट में ब्लीडिंग हो रही है, लंग में टीबी है, लंग की टीबी से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप बिल्कुल उस नस में जो ब्लीड कर रही है उस नस में कैथेटर के थ्रू जा सकते हैं और उस नस को आप ग्लू डाल के या उसमें कॉइल्स डाल के उसको बंद कर सकते हैं ब्लीडिंग को। ये तरीका पहले बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ती थी, चेस्ट में ढूंढना मुश्किल हो जाता था कि कौन सी हजारों नसें हैं, ब्रांचेज हैं, कौन सी ब्लीड कर रही है, ढूंढना मुश्किल हो जाता था। अब पहली बात तो ये कि कैथेटर बेस्ड टेक्निक से आप उसको आइडेंटिफाई बड़े आराम से डाई इंजेक्ट करते हो, जहां से डाई लीक हो रही है वो नस ब्लीड कर रही है, उसमें आप सुपर सिलेक्टिव कैथेटर ले जाके उसमें आप ग्लू डाल देते हैं तो वो इस नस को ब्लॉक कर देते हैं। या उसमें आप क्लॉट डाल देते हैं, या उसके अंदर बहुत तरह की जेल फॉर्म आती है, पीवीए पार्टिकल्स आते हैं, उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं उसको बंद करने के। फिर कॉइल्स हैं, तो आप ब्लीडर बंद कर सकते हो चेस्ट के, एब्डोमन के, और पहले तो एंजियोग्राफी करके देखोगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर आप आइडेंटिफाई करके उसको बिल्कुल सिलेक्टिवली, प्रिसाइजली उसको बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैथ लैब के अंदर आप सारी आर्टरी जो ब्लॉक हैं, चाहे वो किडनी की आर्टरी है, चाहे वो इंटेस्टाइन की आर्टरी है, चाहे वो लेग्स की आर्टरीज है, चाहे वो आर्म्स की आर्टरीज हैं, चाहे हार्ट की आर्टरी है, चाहे ब्रेन की आर्टरी है, जिसमें भी ब्लॉक बनता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से, क्लॉट से, उस ब्लॉक को एस्पिरेशन कैथेटर से निकाल सकते हैं क्लॉट को, और उस हिस्से को गैंग्रीन या डेड होने से बचा सकते हैं। दूसरा, उस हिस्से में आप बैलून कर सकते हैं ब्लॉक को खोलने के लिए, फिर वहाँ पे स्टेंट लगा सकते हैं। तो सभी आर्टरीज में लग सकता है स्टेंट, चाहे वो ब्रेन की आर्टरी है, चाहे वो हाथों की आर्टरी है, चाहे पैरों की है, चाहे इंटेस्टाइन की है, चाहे किडनी की है। तो एंजियोग्राफी कहीं की भी करी जा सकती है, एंजियोप्लास्टी कहीं की भी करी जा सकती है। उसके अलावा हार्ट के अंदर जो होल्स होते हैं वो होल्स पहले सारे सर्जिकली बंद करने पड़ते थे। अब बहुत सारे ऐसे होल्स हैं हार्ट के जो नॉन सर्जिकली कैथेटर बेस्ड टेक्निक से हम उनको एक डिवाइस के जरिए, हम कैथेटर के थ्रू डिवाइस ले जाते हैं। अलग अलग साइज की कैथेटर्स आती हैं, तो बड़ी साइज की जो कैथेटर हैं उनमें से डिवाइस तक चला जाता है और वो निटिनॉल डिवाइस जाके अक्रॉस, व्हेन दे क्रॉस दी होल, तो उसका एक विंग हम खोल देते हैं होल के एक तरफ, दूसरा विंग खोल देते हैं होल के दूसरी तरफ। तो वो फिर चिपक जाते हैं होल को और सील कर देते हैं होल को। तो हार्ट के होल भी बिना सर्जरी के, बिना ओपन हार्ट सर्जरी करे आप हार्ट के होल को बंद कर सकते हो। ठीक है। फिर आपके हार्ट के वाल्व आ गए। हार्ट के वाल्व पहले सारे सर्जिकली चेंज करने पड़ते थे। अगर नैरो वाल्व हो गया
हार्ट के सारे वेल्व नैरो आप बैलून से खोल सकते हैं आजकल। जी। अगर वाल्व लीक कर रहे हैं और उसको चेंज करने की जरूरत है तो आजकल कैथीटर बेस्ड टेक्निक से आप एओर्टिक वाल्व चेंज कर सकते हैं। ओके। तो हमारी कैथ लैब में हमने बहुत बैलून से नैरो वेल्व खोले हैं और रिप्लेसमेंट भी करी है, वेल्व नए वेल्व भी चेंज करके डाले हैं कैथीटर बेस्ड टेक्निक से, जिस बिना सर्जरी करे, बिना चेस्ट को खोले, बिना हार्ट को खोले, एक छोटे से ग्रोइन के पंचर से हम जो है कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिच नहीं लगता। एक दो मतलब आर्टरी को रिपेयर करने के लिए एक दो स्टिच लगते हैं जब वाल चेंज करना हो, क्योंकि उसमें बड़ी कैथेटर यूज होती है। बाकी प्रोसीजर्स में तो स्टिच भी नहीं लगता। तो उसके अलावा आप हार्ट की एक धड़कन की बीमारियां जितनी हैं, जो तेज धड़कन की बीमारियां हैं, उनके लिए एक ईपी सिस्टम होता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। वो भी कैथ लैब पे ही वो प्रोसीजर किए जाते हैं। कैथेटर कहाँ से धड़कन एबनॉर्मल पैदा हो रही है उस पॉइंट को हम पहले ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कैथेटर्स। जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाला पॉइंट है, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव दूसरी कैथेटर से, एब्लेटर कैथेटर बोलते हैं, उससे पास करके उस हिस्से को इलेक्ट्रिकली डेड कर दिया जाता है। तो धड़कन की बीमारी से परमानेंट पेशेंट को छुटकारा मिलता है, कोई दवा नहीं खानी पड़ती, उसके बाद पेशेंट हमेशा के लिए उसकी धड़कन की बीमारी ठीक हो जाती है। दूसरा, जो जिनके धड़कन बहुत स्लो हैं उनको पेस मेकर लगाना होता है, तो वो भी कैथ लैब पे लगता है। सडन डेथ प्रिवेंट करने के लिए आईसीडी डिवाइस होता है, वो भी कैथ लैब में लगता है। वीक हार्ट के लिए बाई वेंट्रिकुलर पेस मेकर एक आजकल आते हैं जिनको सीआरटी बोलते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, वो भी कैथ लैब में लगता है। फिर आपके जितने ब्रेन के प्रोसीजर्स हैं, जो ब्रेन के अंदर मान लो एन्यूरिज्म है, फूल गया है कहीं से ब्रेन की नस, जिसकी वजह से फट गई, ब्लीडिंग हो गई, उसको भी ब्लॉक करना है अगर डाल के कॉइल्स, तो वो भी कैथ लैब पे होता है। एओर्टा अगर बहुत फूल गई है जिससे सडन डेथ हो सकती है रप्चर से, उसमें आजकल स्टेंट आ जाते हैं, एंडोवेस्कुलर स्टेंट्स। तो वो यहाँ पे एओर्टा फूल गई हो या यहाँ पे फूल गई हो, पहले उनकी सर्जरी बहुत ही रिस्की होती है, सर्जरी में बहुत कम लोग बचते हैं। आजकल हम कैथेटर बेस्ड टेक्निक से वो सारी चीजें रिपेयर कर लेते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, हम बोल सकते हैं कि ये कैथेटर जो बेस्ड टेक्निक आपकी, ये वाकई इंपॉर्टेंट है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, नॉट ओनली इन हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में बॉडी से रिलेटेड लाइफ को सेव करती है। इस कैथेटर को हम कैसे यूज करते हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी और देखना भी चाहूंगी कैथेटर टेक्निक को एक बार। आइए शिखा, मैं आपको बताता हूँ। शिखा, होता क्या है कि जब हम बेसिकली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो हम एक छोटे से पंचर से, फॉर एग्जांपल हम आजकल ये एक रेडियल आर्टरी है जी, ये अल्नर आर्टरी है जी, ठीक है, और ये ब्रेकियल आर्टरी है। पहले लोग लेग से करते थे, ग्रॉइन से, फिमोरल आर्टरी से। आजकल ज़्यादातर एंजियोग्राफीज होती हैं रेडियल से या अल्नर से। ठीक है, अगर किसी की रेडियल अच्छी है तो यहाँ से करते हैं, जिसकी रेडियल अच्छी नहीं है, अल्नर अच्छी है, तो उसकी यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लोकल एनेस्थीसिया, ये 1 और 2 सीसी का लोकल एनेस्थीसिया वहाँ पे लगा देते हैं जहाँ से आपको पंचर करना है। तो वहाँ पे कोई कट लगाने की जरूरत नहीं होती, एक सिंपली एक निडल प्रिक से आप वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। ये 26 गॉज की निडल से लगाते हैं, जो बहुत ही थिन निडल है, पेनलेस हो जाता है प्रैक्टिकली। जब वो सुन हो जाता है नम्ब एरिया यहाँ पे, फिर उस नम्ब एरिया के में हम ये एक कैनुला डालते हैं, जो बहुत ही पतली सी देखोगे आप कैनुला है। इसके अंदर निडल है। जब ये निडल जो है आप उस आर्टरी को फील करते हैं, रेडियल पल्स को फील को, जिसको हम नब्ज कहते हैं, उसको फील करके जहाँ पर वो फील होती है उसको वहाँ पे इसको हम पंचर कर देते हैं उससे, इस एंगल पे। तो जब वो क्रॉस कर जाती है उस आर्टरी को, फिर हम इसमें से निडल निकाल लेते हैं। फिर उसको धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही वो पंचर, तो आपका यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द आर्टरी, जैसे ही वापस विड्रॉ करते हैं, तो जैसे ही वो आर्टरी के अंदर टिप आएगी तो इसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और फिर हम ये एक वायर है, जो उस वायर को उसमें से पास कर देते हैं, उस नस के अंदर हमारी वायर चली गई। ठीक है, उसके बाद हम इसको निकाल देते हैं। जो हमारी ये वायर है, ये हमारी नस के अंदर चली गई वायर जी। अब उस नस के अंदर हम फिर क्या करते हैं कि हम उसको, हमारी ये शीथ है जी, प्रैक्टिकली इस शीथ को हम फिर नस जो है हाथ की, उस नस में से ओवर दिस गाइड वायर पास कर देते हैं। तो ये हमारी बेसिकली फिर हमारी वायर निकाल देते हैं और
उस नस के अंदर हमारी ये शीथ चली जाती है, जिस इसका डायलेटर निकाल देते हैं तो ये जगह बच जाती, खाली हो जाती है। उसके बाद हम अलग अलग टाइप की कैथेटर्स लेते हैं। अगर लेफ्ट हार्ट की एंजियोग्राफी करनी है तो हम ये कैथेटर लेते हैं, जो राइट की करनी है तो हम ये कैथेटर लेते हैं जी। ठीक है। तो उसके बाद हम ये कैथेटर सपोज हम डाल रहे हैं तो ये कैथेटर सीधा ऐसे नहीं जा सकता जी। इसके उससे पहले हमें एक गाइड वायर डालनी पड़ती है। टेफ्लॉन की गाइड वायर या टेर्मो की गाइड वायर हम डालते हैं। जब वो गाइड वायर जो है वो नस के अंदर से हार्ट तक पहुंचानी होती है, हमने वायर को हम हार्ट तक पहुंचा देते हैं। ओके। तो जब ये हार्ट काफी लंबी वायर काफ़ी लंबी वायर है, सारी वायर ये 1 मीटर से लंबी होती हैं। तो इनको जब हम डाल के इसमें से हार्ट तक जब वो पहुंच जाती है जी। उसके बाद उस गाइड वायर की हेल्प से जी। हम हमारे कैथेटर को उस पर लोड कर देते हैं। ये इतने फाइन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी से बनती हैं ये सारी चीज़ें कि इनके अंदर 0.1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा, बेसिकली नैनो में जो है बहुत ही माइक्रो से भी छोटा नैनो होता है, उसमें 1000 टाइम्स उतनी प्रिसीजन होती है इसमें। तो इसके अंदर 2 मिलीमीटर की ल्यूमन होती है, ये 1 मीटर का ये कैथेटर होता है। ओके। तो 1 मीटर का कैथेटर, 2 मिलीमीटर की ल्यूमन इस वायर के ऊपर ये गाइड वायर है। ये हम जहाँ गाइड वायर होगी वहाँ पे गाइड वायर के ऊपर इसको स्लाइड करके हम इसको वहाँ तक ले जाते हैं। ओके। जहाँ पे हमारा हार्ट है, जहाँ पे हमें जाना है वो कैथेटर। और अलग अलग शेप की कैथेटर्स आती हैं, राइट हार्ट की अलग हैं, लेफ्ट हार्ट की अलग हैं। उनमें भी कई तरह की, कई लोगों के एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो कईयों का हाई ओरिजिन है, कईयों का लो ओरिजिन है, कईयों का अपटेक अपवर्ड है, कईयों का लोअर साइड में है डायरेक्टेड। तो कैथेटर भी इसलिए अलग अलग शेप के आते हैं। तो जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह का हम कैथेटर लेके हार्ट की आर्टरी में पहुंच जाते हैं जी। जब हम हार्ट की आर्टरी में पहुंच जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, ये हमारा कंट्रास्ट मटेरियल है जिसको हम रेडियो ओपेक कंट्रास्ट बोलते हैं। तो ये रेडियो ओपेक कंट्रास्ट जो है आजकल बड़े सेफ हो गए हैं। पहले ये आजकल नॉन आयनिक और आइसोस्मोलर कंट्रास्ट एजेंट आ गए हैं जो बड़े सेफ हैं, जिनसे एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत ही रेयर है, मैंने देखा नहीं है पिछले हजारों एंजियोग्राफीज में जी। और उसके बाद ये किडनी के लिए भी सेफ हैं। ओके। तो जो ये कंट्रास्ट मीडियम है ये बेसिकली रेडियो ओपेक का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये हम डाई डालेंगे, कंट्रास्ट मीडियम हार्ट की नस में डालेंगे, तो वो जैसे ब्लड की जगह पे वो बेसिकली कंट्रास्ट फ्लो करेगा नस में। तो वो कंट्रास्ट में से एक्सरे बीम जब नीचे से पास करते हैं मशीन में तो वो कंट्रास्ट को क्रॉस नहीं कर सकता एक्सरे। तो वो एकदम क्लियर कट ट्यूब, जिसमें जो नस है वो एक ट्यूब की तरह है, उस ट्यूब में हमारी कैथेटर जो है ये भी एक ट्यूब है, ये गई हुई है। हम कैथेटर के पीछे इसको कनेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा जो इसमें डाई इंजेक्ट करने के लिए हम सिरिंज लगा लेते हैं जी। तो वो सिरिंज में, सपोज ये सिरिंज में हमने डाई भर ली जी। तो हम इस सिरिंज को यहाँ लगा के जब हम इंजेक्ट करेंगे तो वो कंट्रास्ट हार्ट की नस में चला जाएगा। ओके। ठीक है। उसके बाद हमें हार्ट की नसें इतनी क्लियरली दिख जाएंगी, जितने ब्लॉक होंगे, जितनी एबनॉर्मेलिटीज होंगी सारी हमें अच्छे से दिख जाएंगी। उसके बाद अगर जहाँ पे हमें ब्लॉक दिखाई दे गया उसके बाद हमने ये कैथेटर चेंज करके इसकी जगह पे थोड़ी सी वाइडर कैथेटर ले लेते हैं जिसको हम गाइड कैथेटर बोलते हैं। ये डायग्नोस्टिक कैथेटर हैं टू डिटेक्ट द ब्लॉक्स। फिर हमारी गाइड कैथेटर होती हैं, थोड़ी सी उसकी ल्यूमन ज़्यादा होती है और उसमें से स्टेंट जा सकते हैं। तो वो गाइड कैथेटर हम ले लेते हैं। फिर गाइड कैथेटर के बीच में से हम एक एंजियोप्लास्टी की वायर डालते हैं जो बहुत ही 0.014 इंच, मतलब इतनी प्रिसाइज और इतनी थिन वायर होती है वो। आपको ये जो वायर है ये है एंजियोप्लास्टी की वायर। ये एंजियोप्लास्टी की वायर जो है इतनी पतली है ये कि इस वायर को हम हार्ट की नसों में ले जाते हैं। ब्लॉक के हार्ट की नस मान लो इतनी लंबी है, उसमें इतनी वायर ले जाएंगे और ब्लॉक मान लो यहाँ पे है तो वो उस ब्लॉक को जब बैलून हमें डालना है तो इसी वायर के ऊपर बैलून जाएगा। रेल रोड करते हुए हम बैलून को यहाँ तक ले जाएंगे और जब वो ब्लॉक के पास पहुंच जाएगा बैलून, तब हम उस बैलून को फुला देंगे। तो बैलून को फुलाने के लिए ये डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन डिवाइस। तो उसमें आप 0 से लेकर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक प्रेशर जनरेट कर सकते हो
और बैलून उससे आप इन्फ्लेट कर सकते हो इतने प्रेशर तक। तो जितना बैलून अलग अलग तरह के आते हैं, जो हाई प्रेशर बैलून है वो 30 एटमॉस्फेयर तक भी टॉलरेट कर लेते हैं, फटते नहीं हैं। तो बैलून इन्फ्लेट करके उस ब्लॉक को खोल दिया जाता है ताकि स्टेंट आराम से जाए जी। और स्टेंट का बैलून के से अंदाजे से हम स्टेंट का साइज कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस वायर की टिप 3 सेंटीमीटर की होती है एंजियोप्लास्टी वायर की, उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कितनी लेंथ हमने लेनी है। फिर हम बैलून से एग्जैक्टली माप भी सकते हैं उसको कितना हमें लंबा स्टेंट लेना है। फिर हमारा ये स्टेंट है, जब हमने एक बार बैलून से उसको खोल लिया, फिर हम उसके बाद ये स्टेंट की जो ये स्टेंट है ये भी एक बैलून पे माउंटेड है, क्रिम्प्ड है। तो ये जो होते हैं कोबाल्ट क्रोमियम मटेरियल के स्टेंट होते हैं, जो ड्रग कोटेड होते हैं, पॉलीमर लेयर लगी होती है उसमें और उसमें ड्रग होती है जो कि पेशेंट के स्टेंट के अंदर से रिलीज होती रहती है बाद में लगने के बाद। और उस ड्रग की वजह से फिर वहाँ पे दोबारा ब्लॉक नहीं बनता। तो जितने भी स्टेंट अभी यूज होते हैं सब ड्रग कोटेड होते हैं आजकल, क्योंकि ड्रग कोटेड स्टेंट इतने सुपीरियर हैं एज कम्पेयर टू बेयर मेटल स्टेंट्स कि जब बहुत सुपीरियर चीज़ आ जाती है जिसमें दोबारा ब्लॉक आने का चांस, जैसे जो बिना ड्रग कोटेड स्टेंट थे उनमें वो 25% होता था और ड्रग कोटेड में वो 2-3% रह गया। तो नेचुरली जिसमें दोबारा ब्लॉक आने का चांस 25% हो, उस स्टेंट को कौन यूज करेगा। तो प्रैक्टिकली सभी लोग ड्रग कोटेड स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं हार्ट की नसों में। और इनको आपको दिखा दें कि ये जो स्टेंट है ये बैलून पे माउंटेड है। अगर हम इस स्टेंट में जैसे ही ये स्टेंट हमारा ब्लॉक, जहाँ पे हमारी ब्लॉक है ये भी पीटी एंजियोप्लास्टी की वायर के ऊपर जाता है स्टेंट। मान लो ये यहाँ ब्लॉक है तो हमारा स्टेंट जब यहाँ पहुँच जाएगा नस के अंदर, ब्लॉक हम देख सकते हैं उसको रियल टाइम में कैथ लैब की हेल्प से कि हमारा स्टेंट कहाँ पहुँचा, ब्लॉक के अक्रॉस आ गया कि नहीं आ गया, और प्रिसाइजली उसको हम प्लेस कर सकते हैं। जब वो प्रिसाइजली प्लेस हो गया जहाँ ब्लॉक है, फिर हम क्या करते हैं, ये हमारा 1 मीटर, मैंने इसको जस्ट फॉर कंट्रोलिंग द डिवाइस मैंने इसको बेंड किया हुआ है, 3-4 फोल्ड करे हुए हैं, अदरवाइज ये भी जो है कैथेटर 1 मीटर से ज़्यादा लंबा है। सारा अंदर चला जाता है पार्ट, थोड़ा सा पार्ट बाहर रहता है ये, और इसको हम इन्फ्लेशन डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं। और फिर स्टेंट को हम फुलाने के लिए हम क्या करते हैं, ये बॉडी के बाहर होता है ये और स्टेंट ब्लॉक के क्रॉस होता है, फिर हम इसको फुलाना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि इसका बैलून फूलता जा रहा है और ये फूलता हुआ बैलून जो है इसने स्टेंट को खोल दिया, ठीक है। अब ये हमारा स्टेंट जो है खुल गया 14 एटमॉस्फेयर पे, और हम उसके बाद हमें लगे ब्लॉक बहुत हार्ड है, हम 20 एटमॉस्फेयर तक भी जा सकते हैं, 22 पे भी जा सकते हैं। अगर हमारे बैलून बहुत अच्छे हैं तो वी कैन गो इवन हायर देन दैट। फिर हम अल्टीमेटली जब स्टेंट फूल गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डीफ्लेट करते हैं। पहले हमने इन्फ्लेट किया, फिर हमने डीफ्लेट कर दिया। इसको डीफ्लेट करके नेगेटिव सक्शन करते हैं, इसको सक करके इसको नेगेटिव कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये स्टेंट फूला ही रह जाएगा, तो ये आर्टरी के अंदर फिट हो जाता है फिर स्टेंट। जब हम बैलून है, जब हम डीफ्लेट करते हैं तो बैलून को हम बाहर निकाल लेते हैं, स्टेंट अंदर फिट हो जाता है। ये आप देखेंगे कि ये स्टेंट अब खुल गया और ये हार्ट की नस के अंदर फिट हो गया। और इसमें अगर हमें लगे कि अभी भी साइज इसका एडिक्वेट नहीं है, कम है नस के मुकाबले, तो हम इसमें से वायर पहले से पड़ी होती है इसमें, और उसी वायर के ऊपर हम बड़ा बैलून ले जाते हैं और इसको और बड़ा कर देते हैं स्टेंट को। और अगर आधा हिस्सा नस का बड़ा है, उससे नीचे नस छोटी है, तो सिर्फ आधे हिस्से को हम बड़ा कर देते हैं, बड़े बैलून से कर सकते हैं। तो बैलून भी जैसे 2 मिलीमीटर के, 3 मिलीमीटर के, 4 मिलीमीटर के, 5 मिलीमीटर तक के आते हैं। तो उसी तरह से स्टेंट भी 2.5 मिलीमीटर, 2.2 मिलीमीटर से शुरू होते हैं स्टेंट, और 2.5 के, 2.25 के, 3 के, 3.25, 3.5, 4, 4.5, तो स्टेंट भी अलग अलग साइज के आते हैं। तो डिफरेंट वेरिएशन रहता है, और ये सब आप पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकते हैं। और ये स्टेंट क्या करता है, अगर हम स्टेंट ना लगाएं तो आर्टरी कोलैप्स कर जाती है, दोबारा बंद हो जाती है, इलास्टिक रिकॉइल से अपने आप बंद हो जाती है। तो अगर आप स्टेंट लगा देते हैं तो ये एक स्कैफोल्ड की तरह काम करता है, तो ये आर्टरी को वापस कोलैप्स नहीं होने देता, और इसमें से ड्रग रिलीज होती रहती है ताकि दोबारा ब्लॉक ना बने। और फिर ये थोड़े दिनों बाद 6 हफ्ते के बाद इसके ऊपर एक टिश्यू की लेयर बन जाती है,
और ये नस का हिस्सा बन जाता है स्टेंट। ऑलराइट, ऑटोमेटिक लेयर बन जाती है। हाँ, टिश्यूज जो नस का टिश्यू है जहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है ये, और उसके ऊपर अंदर नस जैसे हीलिंग प्रोसेस होती है, नए सेल बनते हैं, वो नए सेल बनते हैं और वो नई कोशिकाएं जो हैं स्टेंट को कवर कर लेती हैं। तो स्टेंट बिकम्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी और उसको फिर कोई निकाल नहीं सकता। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि अगर किसी की नस में, हार्ट अटैक में क्या होता है, कई बार क्लॉट, बहुत बड़े बड़े क्लॉट बन जाते हैं हार्ट की नस में, तो वो क्लॉट अगर आप उनको सिंपली क्लॉट को आप अगर नहीं निकालते तो कई बार क्या होता है, वो आपने जब उसको बलून किया तो या स्टेंट किया तो वो क्लॉट जो है आगे फ्लो के साथ आगे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं नस का। तो इसलिए उनको निकालने के लिए एक स्पेशल कैथेटर होती है हार्ट अटैक में जो हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हंटर कैथेटर। ये हमारी हंटर कैथेटर, पर ये वैसे ही एस्पिरेशन कैथेटर कई कंपनियों की आती है। ये हंटर डिवाइस है। इसमें आप देखेंगे कि ये आगे की जो जगह बनी हुई है इसमें से आप सक कर सकते हैं क्लॉट को। तो ये एक ल्यूमन है पूरी कैथेटर की, और इसके अंदर क्या होता है, ये पीछे एक हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसका नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया। इस नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करने के बाद हम इसको ऑन करते हैं तो सारा क्लॉट सक हो जाता है इसमें। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है एस्पिरेशन कैथेटर, बड़ी सेफ है। ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत सेफ हो चुकी है। तो बेसिकली ये कैथेटर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही सेफ है और बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें भी आप इम्प्रूव करके पेशेंट को सेव कर रहे हैं। बहुत एडवांसमेंट हुई है इस फील्ड में पिछले 10 सालों में, और हम मुश्किल से मुश्किल ब्लॉक भी अब आराम से खोल लेते हैं, क्लॉट भी निकाल लेते हैं, और डाई भी पहले से सेफ हो गई है किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलर्जिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हम बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं जिनको छोटी मोटी और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर हम उनको सीरियस इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी कर पाते हैं। और अगर किसी की नसें बहुत ज़्यादा ब्लॉक है एंजियोग्राफी में, तो उनकी अगर नहीं खुल सकती हैं एंजियोप्लास्टी से, तो उनकी हम बाईपास करा सकते हैं। तो कैथ लैब के बिना एंजियोग्राफी के ना तो बाईपास हो सकती है ना एंजियोप्लास्टी हो सकती है। तो पहला स्टेप जो है एक हार्ट पेशेंट के लिए ये एक टेम्पल है, मंदिर है। जब तक वो इसमें नहीं आएंगे तब तक ना उनकी एंजियोप्लास्टी हो सकती, ना उनकी बाईपास हो सकती। करेक्ट, जब तक प्रॉब्लम ही डायग्नोस नहीं है तो प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वेरी ट्रू। It was all discussion about cath lab with Dr. S.S. Bansal. कोई भी इक्विपमेंट अगर राइट डॉक्टर और राइट टेक्नीशियन के हाथों में है तो किसी भी पेशेंट के लिए वाकई वो एक वरदान साबित हो सकता है। अगर आपको एंजियोप्लास्टी, हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, एंजियोग्राफी या फिर हार्ट के होल अगर आपको क्लोज करवाने हैं, उससे रिलेटेड कोई इशू है, पेस मेकर का अगर कोई इशू है, यानी कि हम बोल सकते हैं हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको अगर ट्रीट करवाना है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर है सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.एस. बंसल हु हैज अ मोर देन 26 years of rich experience. So take care of your heart with Dr. S.S. Bansal. Stay healthy, stay happy, be safe.